Good morning, students. Welcome to Manu Law classes, the live session of daily news analysis. Today is 9th of December. This is by mistake. 9th of December, and you are with Naresh Sharma. भाई स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। मेन टॉपिक्स आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये इसका एक हमारे पास में लिस्ट है। फर्स्ट टॉपिक विल बी महुआ एक्सपेल्ड फ्रॉम लोकसभा। महुआ मोइत्रा है, लोकसभा से एक्सपेल्ड कर दिया गया, ये एक पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में दिल्लीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, साथ में इसके साथ में और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास है जजेस शुड नॉट प्रीच। जजेस जो हैं उनको प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो है कहना है। फोर्थ नंबर हमारे पास है प्राइवेट बिल सीक्स पावर टू असेंबलीज टू रिमूव गवर्नर्स। गवर्नर को रिमूव करने के लिए एक प्राइवेट बिल अभी आया है पार्लियामेंट में, उसके रिगार्डिंग में कुछ पॉइंट्स हैं। और फिफ्थ नंबर पर है फर्स्ट एवर इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बायएनियल। ये इंडिया का एक उत्सव समझ लीजिए इसको, फेस्टिवल, और ये स्टार्ट हुआ है इस बार पहली बार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज से। इसमें क्या ऐसा स्पेशल है और व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अभी हम पहली न्यूज में भी ये डिस्कस किए थे कि एथिक्स कमेटी ने अपना कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे महुआ मोइत्रा की जो है मेंबरशिप के रिगार्डिंग। देखो इश्यू क्या था, बैकग्राउंड क्या था कि जो महुआ मोइत्रा है ये एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, और तृणमूल कांग्रेस से। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस वही जिसकी जो है सरकार है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। इन पर ये एलिगेशंस थे कि आपने लोकसभा में क्वेश्चंस पूछे पैसे लेकर, कैश फॉर क्वेरी, ये इनके पास में आरोप थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो है एक कमेटी बनी, नॉर्मली जो कमेटी होती है इसका नाम है एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी ने इनकी इस डिटेल्स को, इन एलिगेशंस की क्या की, इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेट किया, और उसके बाद वो रिपोर्ट्स आई, और उसके लिए फिर पार्लियामेंट अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने क्या किया, एक रिजोल्यूशन जो है पेश किया लोकसभा में, और कहा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनका नाम है महुआ मोइत्रा वो अनटेनेबल है, और उनका जो कंडक्ट है वो ऐसा नहीं है कि वो एमपी रहने लायक हो। मींस उन्होंने सिंपली, मैं अगर कहूं तो उन्होंने ये कहा कि महुआ मोइत्रा ने जो किया है वो अनएक्सेप्टेबल है, और इनको ऐसा नहीं है, मींस इनका व्यवहार एमपी रहने के लायक नहीं है, मींस इनको एक्सपेल कर दिया जाए कहां से, लोकसभा से। ये रिकमेंडेशन किसके बेसिस पर थी, ये थी एथिक्स कमेटी ने जो है अपनी स्टडी की और अपनी रिपोर्ट को क्या किया, पेश किया। ठीक है, इन पर और क्या आरोप थे कि जैसे इनका एक व्यक्ति का नाम है दर्शन हीरानंदानी, उनके लिए उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। अब आपको समझ में आता होगा कि यार ये ऐसा क्या है, क्वेश्चन पूछने से क्या हो जाता है। देखो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जब एमपीज एमएलए क्वेश्चन करते हैं तो वो नेशनल इश्यू बन जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, चारों तरफ वो न्यूज छाई रहती है, लाइमलाइट में रहती है। मींस इंपॉर्टेंट इश्यूज जो होते हैं उनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके द्वारा, एमएलए या एमपी के द्वारा, बिकॉज दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन यदि आपको अपना कोई इश्यू उठवाना है और आप किसी एमपी को पैसे दे दो, ये लो 2 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, और हमारी तरफ से इस मैटर को उठा दो लोकसभा में, तो ये तो फिर क्या हो गया, पैसे को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें ये अनएथिकल है। एथिक्स कमेटी ने इस पर अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा कि उनका जो बिहेवियर था, उन्होंने जो कंडक्ट किया वो अनएथिकल था, और उन्होंने क्या आरोप लगाए, एलिगेशंस थे, और एथिक्स कमेटी ने और क्या कहा कि ये जो महुआ मोइत्रा है इन्होंने अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड, जो लोकसभा के सारे मेंबर्स का एक स्पेशल पोर्टल है जिसका नाम है लोकसभा मेंबर्स पोर्टल, उस पोर्टल पर एवरी एमपी को क्या मिलती है, एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, वो उन्हीं तक रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये अपने यूजर आईडी पासवर्ड भी क्या कर दिए, शेयर कर दिए।
बात समझ में आई? तो ये इनके पास में इनके अगेंस्ट में क्या थे? एलिगेशंस थे और इन एलिगेशंस को सही पाया किसने? एथिक्स कमेटी ने। एथिक्स कमेटी को मैं आपके साथ में प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा डिस्कशन था न्यूज एनालिसिस उसमें डिस्कस किया था कि एथिक्स कमेटी जो होती है लोकसभा की अपनी अलग होती है और राज्यसभा की अलग होती है। लोकसभा वाली में 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा वाली में 10 मेंबर्स होते हैं। दोनों का जो टेन्योर होता है वो 1 ईयर होता है। इनके मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है? लोकसभा में स्पीकर करते हैं और राज्यसभा में उनके जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो करते हैं। ये मैंने आपको बताया, ठीक है? लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है वो 2000 में स्टार्ट हुई थी और लोकसभा राज्यसभा वाली है वो 1997 में स्टार्ट हुई थी। आप देख सकते हैं लास्ट वाले लेक्चर में। तो आपके लिए यहाँ पे क्या-क्या जो है रिमेम्बर रखने लायक चीजें हैं कि एथिक्स कमेटी ने जो है किस बेसिस पर इनको बाहर किया और किस एमपी को बाहर किया। तो ये थी कौन? जो है महुआ मोइत्रा। और ये किस पार्टी से आती है? तो ये आती है फ्रेंड्स तृणमूल कांग्रेस से। कौन सी पार्टी से? तृणमूल कांग्रेस से ये आती है। और ये किसकी मेंबर थी? लोकसभा की मेंबर थी। ध्यान रख लीजिएगा, कहीं वो आप वहां पर राज्यसभा भी लिख दे और आप उसको करेक्ट करके चले आओ। ये जो एथिक्स कमेटी थी इसके चेयरमैन कौन थे जिन्होंने इस सब की इंक्वायरी थी? उनका नाम था विनोद कुमार सोनकर, ठीक है? इन्होंने इसमें इंक्वायरी की और अपनी रिपोर्ट को क्या किया? जो है सबमिट किया। तो ये आपके लिए हो गई इंपॉर्टेंट न्यूज और इसके बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Now come to the next point, that is Delhi's unemployment rate higher than national average। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। दिल्ली कोई ऐसा तो है नहीं कि इंडिया की कोई छोटी मोटी सिटी हो या इंडिया का कोई स्मॉल टाउन हो। भाई आखिरकार जो दिल्ली है ये इंडिया की कैपिटल सिटी है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मींस इसका इसमें यदि कोई अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, इसमें यदि क्राइम का इशू है, इस सिटी में इस सिटी में यदि क्लीनलीनेस की कमी है, हाइजीन की इसमें प्रॉब्लम है, वुमेन के अगेंस्ट में अगर क्राइम की प्रॉब्लम है, तो ऐसे समझ लो कि ये इंडिया की जो इंटरनेशनल इमेज है उस पर एक धब्बा लगाती है, उस पर एक ब्लैक स्पॉट लगा देती है, ठीक है? तो अभी हमने कुछ दिन पहले एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी देखा था ना कि दिल्ली की क्या कंडीशन है विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उसमें या एब्डक्शन के केसेस हैं उसमें। देखा था ना हमने कि क्या सिचुएशन है। तो अब एक रिपोर्ट और आई है दिल्ली गवर्नमेंट की और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या इशू यहाँ हमारे सामने निकल करके आया जो है दिल्ली के बारे में। दिल्ली के बारे में ये इश्यूज निकल करके आए देखो कि दिल्ली का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेशनल एवरेज से क्या है? ज्यादा है, हायर देन द नेशनल एवरेज। और ये कब के डेटा के बेसिस पर है? 2021-22, ठीक है? किसकी रिपोर्ट है? ये दिल्ली गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। और क्या हुआ है इस रिपोर्ट ने? और क्या कहा है कि सिटीज पॉपुलेशन इज लाइकली टू रीच 2.65 करोड़। तो एक तो जो पॉपुलेशन है दिल्ली की 2036 तक आते आते 2.6 करोड़ हो जाएगी। समझ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन पूरे देश की पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितनी दिल्ली की होने वाली है। अभी तो 1.67 के लमसम में दिल्ली की पॉपुलेशन है। देयर वाज इंप्रूवमेंट, हालांकि अच्छी बात क्या रही? इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो ऑफ दिल्ली। दिल्ली के सेक्स रेशियो में क्या रहा है? इंप्रूवमेंट हुआ है। हाउएवर द सेक्स रेशियो, लेकिन फिर भी जो दिल्ली में जो सेक्स रेशियो है वो नेशनल एवरेज से कम है। कैसे? कि दिल्ली का जो करंट में सेक्स रेशियो है वो कितना है? 868 है। हम किसके बेसिस पर बात कर रहे हैं? हम बात करें 2011 के सेंसस पर, ठीक है? वाइल द नेशनल एवरेज कितना है? वो 943 है। अच्छा, जब भी हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो वुमेन को पर थाउजेंड पर कैलकुलेट किया जाता है, कई बार क्वेश्चन कर लेता है। तो 1000 पर कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी वुमेन पॉपुलेशन है। तो दिल्ली की कितनी है? दिल्ली की पॉपुलेशन है 868 पर थाउजेंड मेल और 868 फीमेल। ये किस बेसिस पर है? 2011 का जो सेंसस है उसके बेसिस पर है। अब आपको और क्या याद रखना है? दिल्ली का, प्लस आपको ये भी लर्न रखना है
कि नेशनल एवरेज क्या है हमारा। तो हम अगर इंडिया की सेक्स रेशियो की बात करें तो इट इज 943। कितना है? 943 है। ये लर्न रखना है। अब अगर हम यहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया में सबसे कम जो है लोएस्ट सेक्स रेशियो कौन से स्टेट का है, तो ये है 879 फीमेल्स हैं पर 1000 पर, वो भी किसका? हरियाणा का। बात समझ में आई? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या है, सॉरी सबसे कम क्या है? सेक्स रेशियो। मींस एक बात के लिए और जाना जाता है हरियाणा, ये जाना जाता है फीमेल फेटिसाइड के लिए। मींस इसीलिए तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है, इसीलिए तो बच्चियों की, लड़कियों की संख्या कम है, क्योंकि वहां पर फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा होता है, बच्चियों को जन्म नहीं लेने दिया जाता या एबॉर्शन करवा दिए जाते हैं, सेक्स सिलेक्टिव जो एबॉर्शंस होते हैं वो करवा दिए जाते हैं। व्हेन वी कंसीडर यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें कि भाई ये तो स्टेट्स की बात हो गई, स्टेट्स में जो है सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है, तो ये है हरियाणा। ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज में सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है, वो है दमन एंड दीव का। ये कितना है? 618। कितना है? 618 है। अब जरा हम ये भी बात कर लेते हैं भाई हाईएस्ट किसका है, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, वो है केरला। बात समझ में आई? यहाँ पर 1000 मेल्स पर 1058 फीमेल पॉपुलेशन है। यहाँ से ये वाले जो क्वेश्चन है, अभी 4-5 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए हैं, जब भी सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करते हैं। दीज क्वेश्चन मस्ट नॉट बी रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज सारे जो अदर स्टूडेंट्स होंगे वो सब इसको करेक्ट करके आएंगे। अच्छा, ये तो जो अभी जो हमने ऊपर डेटा डिस्कस किया, ये किसके बेसिस पर है? 2011 के सेंसस के बेसिस पर है। बट हम लेटेस्ट अगर डेट, बिकॉज 2001 को तो यार बहुत टाइम हो गया ना, लगभग 12 इयर्स हो गए, तो लेटेस्ट में हमारे पास क्या डेटा है? लेटेस्ट डेटा की अगर हम बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है 2021 का, इंडिया सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का, वो 1020 है। ठीक है, पर 1000 पर। तो ये तो देखने में अच्छा लग रहा है ना कि हाँ ठीक है, हमारे यहाँ कंडीशन ठीक हुई है। और इसी डेटा के बेसिस पर इफ वी टॉक अबाउट रूरल एरियाज, देन then the rural areas have the sex ratio of 1037। ठीक है, तो ये नेशनल लेवल से आगे निकल गया। देखो भाई, नेशनल लेवल पर जो हमारा सेक्स रेशियो है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, और कब के डेटा? 2021 का डेटा। तो नेशनल हमारा सेक्स रेशियो कितना हुआ 2020 की अगर हम बात करें तो ये रहा 1020। बात क्लियर हुई? अब उसमें से भी अगर हम केवल ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, तो वो कितना है? 1037। अब हम अर्बन एरियाज की बात करें तो ये 985 है पर 1000। तो अब आप यहाँ पर देखिए, एक बात सोचिए कि जहां हम ये कहते हैं कि रूरल एरियाज में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा समझदार नहीं होते, है ना, अनएजुकेटेड होते हैं, तो देखो वहां पर सेक्स रेशियो को क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। लेकिन सिटीज में देखिए आप, कितना है? ओनली 985 है। तो मींस सिटीज की जो एजुकेटेड पॉपुलेशन सो कॉल्ड हो गई, वहां पर अभी हम सेक्स रेशियो को नॉर्मल नहीं कर पाए हैं। बात समझ में आई? देखो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक जो है फ्रेंड है और वो प्रोफेसर है। ठीक है, नाम नहीं उनका बताऊंगा मैं। प्रोफेसर हैं और उन्होंने कई सारे बच्चे इसलिए पैदा कर लिए कि उनको लड़का चाहिए था। ठीक है, और उसमें से अब पता नहीं क्या प्रकृति की बात है, उससे पहले जितने भी बच्चे हुए वो सब गर्ल हुए। लास्ट में जाकर के एक उनके पास में लड़का है। ठीक है, तो जब प्रोफेसर को तो काफी इंटेलेक्चुअल माना जाता है ना, अब जब उनकी ऐसी सोच है तो बाकी जनता की आप देखिए। ठीक है, वुमेन एंड मैन की अगर हम दिल्ली की रिपोर्ट की, अब वापस हम दिल्ली वाली रिपोर्ट पे आते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए थे। अब इस रिपोर्ट ने क्या कहा है कि जो इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, उसमें दिल्ली का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना है? अगर मेन मैन की बात करें तो 5.1% है, और फीमेल की बात करें तो महिलाओं की बात करें तो 6% का हमारे पास क्या है दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो जो कि नेशनल लेवल से ज्यादा है, हायर देन द नेशनल एवरेज। बिकॉज नेशनल एवरेज कितना है? हमारे नेशनल एवरेज है 4.4% मेन का और 3.3% किसका? विमेन का। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में
लगभग इतने परसेंट लोग मेन और इतने परसेंट वुमेन क्या है, अनएम्प्लॉयड है, को जॉब नहीं मिलती। और नेशनल लेवल की बात करें तो इतने परसेंट लोगों को जॉब नहीं मिलती। ये है इसका मीनिंग। अब ये आपको ये बात ध्यान में नहीं आ रही कि यार अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ना? तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो इसी रिपोर्ट में अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे डिसाइड किया गया है कि वन हु वांट्स टू वर्क, द पर्सन वन हु वांट्स टू वर्क, पहली बात कि वो काम करना चाहता है, दूसरी बात बट इज नॉट डूइंग सो, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, जबकि इवन दो दे आर अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए, और वो अवेलेबल है कि भाई हम पर कोई काम, हमें कोई काम के लिए बुलाए, और वो एक्टिवली काम को ढूंढ भी रहे हैं, मींस दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स। तो कितनी कंडीशन हो गई कि वो काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए अवेलेबल है और काम ढूंढ भी रहे हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम के लिए अवेलेबल तो हैं लेकिन काम नहीं ढूंढ रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि भारत सरकार अब आपको जॉब देने के लिए घर घर जो है ढूंढेगी कि कौन है भाई, आओ माला लेकर के घूम रहे कि आओ आपका हम स्वागत करते हैं, काम पे आ जाओ भाई। तो घर घर जाके तो कोई नहीं ढूंढेगा ना। तो क्या हुआ कि क्या इसकी डेफिनेशन है अनएम्प्लॉयमेंट की कि एक कोई व्यक्ति वो अनएम्प्लॉयड माना जाएगा जब वो काम करना चाहता है, काम के लिए अवेलेबल है और एक्टिवली लुकिंग फॉर द वर्क, और काम के लिए काम ढूंढ रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, और इंडिया में अगर बहुत सारी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, तो उससे क्या पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी अनेबल है क्या करने के लिए, टू जनरेट सुइटेबल अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट। तो हमारी इकोनॉमी में क्या दिक्कत है कि हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं लोगों की। बात समझ में आई? यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये जानना देख लेंगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आ सकता है इकोनॉमी वाले सेक्शन में। तो लेबर फोर्स को पार्टिसिपेशन रेट निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल लेबर फोर्स हमारे पास कितना है, कितने लोग काम कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन से। बात समझ में आई? मीन्स मान लीजिए इंडिया में मीन्स 1 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, मीन्स इसको 1 करोड़ को हटा दीजिए, मैं आपको और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, सपोज करो कि आपकी फैमिली में टोटल 10 पीपल है, उनमें से क्या है कि उनमें से 8 पीपल क्या है, काम कर रहे हैं। 10 में से कितने, 8। तो हम इसका जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा ये। ठीक है, अब आप कैलकुलेट आराम से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जजेज शुड नॉट प्रीच, मतलब यहाँ पर अभी आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये बात क्या कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कैलकाटा हाई कोर्ट को एडवाइस दिया, कहा कि भाई आप ज्ञानी मत बनो, आप ज्ञान मत दो, प्रीच मत दो, उपदेश मत दो। आप क्या नहीं देना है आपको, उपदेश नहीं देना है। ठीक है, आपको अपने पर्सनल व्यूज नहीं देने हैं। अब ये इशू क्या था, इशू ये था कि महिलाओं से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड एक एक पोक्सो का एक्ट था, पोक्सो एक्ट का केस था एक, और उस केस में एक लड़की के साथ में जो है सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह वो सब हुआ था। तो वो केस हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही थी। तो हाई कोर्ट के जजेस ने क्या कह दिया, अभी मैं आपको बताऊंगा। हाई कोर्ट के जो जजेस थे, क्या नाम है, चिंतरंजन दास और पार्थसारथी, मतलब उन जजेस ने क्या कह दिया, ये आपको उनके स्टेटमेंट दिखा देता हूँ मैं आपको कि उन्होंने ऐसा क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि देखो ये कहां से, ये रहा कि इट वाज द ड्यूटी ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी फीमेल एडोलसेंट। एडोलसेंट कौन है, एडोलसेंट होती है 13 से 19 इयर्स की जो पॉपुलेशन है, जिसको हम टीन, जिसके पीछे लग जाता है ना, 13, 14, और ये 19 तक ही तो टीन रहता है। वर्ड के लास्ट में 12 से पहले नहीं रहता और 19 के बाद नहीं रहता। तो जो टीनेज पॉपुलेशन है उसको हम एडोलसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि फीमेल जो एडोलसेंट हैं उनको क्या करना है, उनकी सबकी ये ड्यूटी है, सबका ऑब्लिगेशन है। क्या क्या ऑब्लिगेशन है कि प्रोटेक्ट हर राइट टू इंटेग्रिटी ऑफ हर बॉडी, अपनी बॉडी का जो इंटेग्रिटी का राइट है उसको क्या करें, वो प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट हर डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ, अपनी डिग्निटी को भी क्या करें, उसकी रक्षा करें। थ्राइव फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हर सेल्फ,
ट्रांसेंडिंग जेंडर बैरियर्स, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या करें, वो काम करें और जेंडर वाली चीजों से ऊपर उठ कर के आए। कंट्रोल सेक्सुअल अर्जेस, आप अपनी सेक्स की जो इच्छाएं होती हैं उस पर क्या करें, कंट्रोल करें। ठीक है, एज इन द आईज ऑफ सोसाइटी शी इज द लूजर व्हेन शी गिव्स इन टू एंजॉय द सेक्सुअल प्लेजर ऑफ हार्डली 2 मिनट्स। मीन्स यहाँ पर जजेस क्या कह रहे हैं कि आप अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पर क्या करें, कंट्रोल करें। किसको कह रहे हैं ये, लड़कियों को कह रहे हैं। कौन सी, एडोलसेंट गर्ल्स को, लड़कों को नहीं कहा इन्होंने। ठीक है, लड़कियों को कहा कि आप अपनी सेक्सुअल डिजायर पर क्या करो, कंट्रोल करो। क्यों, क्योंकि यदि आप 2 मिनट के आनंद के लिए, 2 मिनट के सेक्सुअल प्लेजर के लिए, सुख के लिए, संभोग के सुख के लिए आप क्या करते हो, अगर किसी के सामने मीन्स अपने आप को सरेंडर कर देते हो, तो सोसाइटी की नजरों में आपका क्या बन जाते हो, आप लूजर बन जाते हो। बात समझ में आई। तो ये उपदेश उन्होंने क्या किया, उस केस में दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस पर सुओ मोटो एक्शन लिया और इन जजेस को, जो कैलकाटा हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको नोटिस भेज दिया। ठीक है, और भी इसमें कुछ काम किए इन्होंने, वो भी कर दिए। अब ये किस लिए कहें, क्या कह रहे हैं कि ये सब तुम्हें क्यों करना है लड़कियों, टू प्रोटेक्ट हर राइट टू ऑटोनॉमी ऑफ हर बॉडी एंड हर प्राइवेसी, अपनी बॉडी की ऑटोनॉमी, प्राइवेसी, इंटेग्रिटी, उस सबको बचाने के लिए। ये सारा का सारा क्या था, केस था इसमें। अब आप मुझे बताइए कि जजेस को क्या ऐसे उपदेश देने चाहिए, आप बताइए मुझे कमेंट में। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जजेस को ऐसे सेक्सुअल वाले चीजों पर उपदेश देने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कहा कि भाई आप अपने जो पर्सनल व्यूज हैं, ओपिनियन है, वो मत दो, और एक्सेप्शनल केसेस में भी मत दो। अपनी पर्सनल ओपिनियन को, अपने पर्सनल व्यूज को क्या रखो, अपने पास रखो, आप काम करो लॉ के अकॉर्डिंग। तो आप बताइए आप में से कितने सहमत हैं कि ये जो हाई कोर्ट के जजेस थे इन्होंने कितना सही किया, कितना गलत किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो एक नया प्राइवेट बिल आया, ठीक है, और वो क्या चाहता है कि जो गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं स्टेट्स में, उन गवर्नर्स को रिमूव करने की अथॉरिटी किसको दे दो, असेंबलीज को दे दो। ठीक है, जो सॉरी स्टेट्स की असेंबलीज होती है उनको दे दो आप। तो बिल किसने जो है पेश किया, ये एमपी है जिनका नाम है वी शिवदासन। ये प्राइवेट बिल क्या होता है, एक तो ये जान लेते हैं। ऐसा कोई भी बिल, ठीक है, जो गवर्नमेंट में है, मेंबर ऑफ जो मेंबर ऑफ काउंसिल है, काउंसिल, ठीक है, कैबिनेट में, मींस सरकार की तरफ से जो बिल पेश नहीं हुआ, बात समझ में आई, कैबिनेट की तरफ से जो बिल पेश नहीं हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, इसको मेंबर ऑफ काउंसिल बोल रहा था, ठीक है, अपोजिट था, सॉरी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट की तरफ से जो बिल रिप्रेजेंट नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ किसी भी सदन में, किसी भी हाउस में, ऐसे बिल को हम कैसा बिल मानते हैं, प्राइवेट बिल मानते हैं। भले ही वो बिल किसकी तरफ से हो, जो पार्टी सत्ता में है उसकी तरफ से। जैसे अभी मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो अब बीजेपी का ही कोई एमपी कोई एक बिल लेकर के आए, लेकिन वो जो बीजेपी का एमपी है वो कोई मिनिस्टर नहीं, ध्यान रखना इस बात का, वो कोई मिनिस्टर नहीं है, नॉर्मली बस वो एमपी है। अगर वो ऐसा कोई बिल लेकर के आएंगे तो ऐसे बिल को हम क्या कहेंगे, प्राइवेट बिल कहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बिल लेकर के आए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो गवर्नर है उनका रिमूवल किसके द्वारा होना चाहिए, वहां की असेंबली के द्वारा होना चाहिए। अभी तक का स्टेटस जान लेते हैं, अभी तक का क्या स्टेटस है, कैसे गवर्नर अपॉइंट होते हैं। तो देखो आप सबको पता होना चाहिए कि गवर्नर जो अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होते हैं। ठीक है, इनको रिमूव कौन कर सकते हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता। और जो गवर्नर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करते हैं। क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये जो बिल लेकर के आए हैं ये कह रहे हैं कि जो गवर्नर्स हैं उनको हटाने की पावर किसको दे दो आप, उसको दे दो लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और जो इलेक्शन है, मतलब गवर्नर का क्या करा दो, गवर्नर का करा दो आप इलेक्शन। अभी गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता, आपको पता होगा, बस प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको अपॉइंट करके भेज देते हैं किसी भी स्टेट। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई एक तो इनके अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उसको भी चेंज कर दो, और इनके रिमूवल का जो प्रोसीजर है उसको भी चेंज कर दो। क्या क्या कर दो भाई उसमें,
तो ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कर दो आप अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को कर दो चेंज, और गवर्नर को करो क्या, गवर्नर का करवाओ इलेक्शन। और इलेक्शन कैसे हो, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाओ, वो सब इस गवर्नर के अपन उसमें इलेक्शन में क्या करेंगे, वोट करेंगे। और उसमें कौन कौन होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनके मेंबर हो, मतलब एमएलए हो, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत के मेंबर हो, और म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए उनके मेंबर हो। ठीक है, इन इनसे इलेक्ट करवाओ किसको, गवर्नर को। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए क्या, इलेक्शन। और उसमें क्या हो, वोटिंग कैसी हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी सीक्रेट बैलेट के द्वारा होना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है, कुछ कुछ उन्हीं टाइम उसी लाइन पर ये क्या डिमांड कर रहे हैं, गवर्नर का इलेक्शन। ठीक है, ऐसा ही इलेक्शन लगभग ऐसा ही होता है किसमें, प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो। ठीक है, चलो जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो डिटेल में उसको पढ़ेंगे। चलो एक लास्ट न्यूज आज की क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और ये क्या है कि इंडिया का फर्स्ट एवर इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाय, ठीक है, ये एक समिट समझ लो उसको, कॉन्फ्रेंस, एक फेस्टिवल, एग्जीबिशन, ये समझ लीजिए, ये स्टार्ट हुआ है पहली बार भारत में। और इसमें क्या क्या होने वाला है, तो अभी 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा ये। और कहाँ पर चल रहा है ये, रेड फोर्ट में हो रहा है, आपका लाल किला। ठीक है, यहाँ पर होने वाला है। अब इसमें क्या होंगी, एवरी डे की एक थीम होगी। और यहाँ पर मोदी जी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये कहा है कि जैसे अदर कंट्रीज में वहाँ जो टूरिज्म है, अपने कल्चर को वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जैसे वहां चले जाओ पेरिस में आप, एफिल टावर, उसके लिए टूरिज्म के लिए वो लोगों को इनवाइट करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, लोग लंदन जाते हैं ब्रिटेन में, या लोग कोरिया जाते हैं वहाँ का कल्चर देखने के लिए, यूएसए जाते हैं। तो वैसे ही इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि इसी टाइप से हमारे जो कल्चरल चीजें हैं, हमारे पास कल्चर में क्या, हमारी जो आर्ट है, हमारा जो आर्किटेक्चर है, हमारे जो डिजाइनर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें कलेक्ट करके रखते हैं। और जो पब्लिक है वो सब क्या हो, वो सब दिखे, और उस कन्वेंशन में हमारे लोग आए और दिखाए कि इंडिया का कल्चर किसी से कम नहीं है। बात समझ में आई, ये सब हमको क्या करना होगा, दिखाना होगा। बात समझ में आई, ये तो उसमें क्या क्या रहने वाला है, प्रवेश, राइट ऑफ पासेस, ठीक है, डोर्स ऑफ इंडिया, आपको पता है ना इंडिया में बहुत सारे दरवाजे, इंडिया गेट हो गया, है ना, आपका बुलंद दरवाजा हो गया फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो ऐसे गेट्स गेट्स वगैरह है उनका शो। दूसरा बाग ए बहार, इंडिया में बहुत सारे वो है ना गार्डन्स, जैसे मुगल गार्डन हो गया, ताजमहल का गार्डन हो गया, ऐसे बहुत सारे गार्डन्स। सम प्रवाह, कॉन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटीज, बहुत सारी बाउलीज देखने को मिलती है। जैसे दिल्ली में एक जगह है, उसका नाम है खारी बावली, खारी बावली। ठीक है, पीके मूवी में आपने देखा होगा, है ना, खारी बावली मीन्स, बावली मीन्स मतलब होता है कुआ। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे कुएं वगैरह तालाब हुआ करते थे, जो पानी के हमारे पास वाटर के क्या थे, सोर्सेस थे। तो इंडिया में बहुत सारे हैं, गुजरात में बहुत हैं, राजस्थान में बहुत हैं, और यूपी में भी कई सारी जगह पर है। दूसरा स्थापत्य, स्थापत्य का मतलब है यहाँ पर आर्किटेक्चर। एंटी फ्रेजाइल एल्गोरिथम मीन्स, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आज जो हम आर्किटेक्चर दुनिया को दिखाते हैं, बहुत वर्ल्ड के बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि ये हमारे यहाँ ऐसा आर्किटेक्चर है, तो आप खुद सोचिए, आप इंडिया के ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो हजारों साल उनको हो गई, और आज भी जो इंटैक्ट खड़े हुए, तो उनकी कैसी आर्किटेक्चरल डिजाइन होगी, उस समय की कैसी इंजीनियरिंग होगी। तो वो हमारे पास है ना, हमारी संपत्ति, हमारा सेट है कि हमारे लोग कितने मेंटली जो है इंटेलिजेंट रहे होंगे, कैसी टेक्नोलॉजी उनके पास रही होगी। फिर क्या, क्रिएटिव क्रॉस ओवर, जिसका क्या नाम है, विस्मय। विस्मय का मतलब होता है, हिंदी का वर्ड है विस्मय, विस्मय का मतलब वंडर। आर्किटेक्चरल वंडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट। अब हमारे यहाँ भी तो कुछ आर्किटेक्चर में बहुत सारी जो है वंडर्स हैं, उनको शो किया जाएगा। देशज भारत डिजाइन, देशज भारत डिजाइन, भारत की अपनी बहुत सारी डिजाइन, जो इंडिजीनियस डिजाइन हमने की है, बहुत सारी चीजों में की है, चाहे वो वारशिप में की हो, फाइटर जेट्स में की हो, सैटेलाइट्स में की हो,
या हमने चंद्रयान लॉन्च किया हो, मंगलयान लॉन्च किया हो, ऐसी बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट है आपका समत्व। समत्व मतलब देखो, समत्व है ना, समत्व का मतलब होता है यहाँ पर शेपिंग द बिल्ड, शेपिंग द बिल्ड, सेलिब्रेटिंग वुमेन इन आर्किटेक्चर। मीन्स ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्चर केवल जो है मेल के द्वारा बनाया गया हो, समत्व मतलब सब हम उसमें क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसका, इक्वालिटी की तरफ हम उसको लेकर के जा रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो वाली चीज, सबका प्रयास, है ना। तो ये वाली चीजें इसमें डिस्कस होने वाली है। इनका एग्जीबिशन होने वाला है रेड फोर्ट में, और आप भी क्या कीजिए, अगर टाइम मिले जाइए फिर घूमने, देख करके आइए कि क्या इंडिया के पास में ऐसा विशेष है। बात समझ में आई? तो चलिए आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं। अगेन वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट न्यूज एंड फैक्ट्स। तो आज की टॉपिक हम रिवाइज कर लेते हैं। महुआ मोइत्रा का उन्होंने क्या किया, इनको लोकसभा से बाहर कर दिया गया, किसके बेसिस पर, इन्होंने पैसे लेकर के, धन लेकर के क्या किया, क्वेश्चंस पूछे, और इन्होंने अपने आईडी पासवर्ड वगैरह को शेयर किया था, और इसकी रिकमेंडेशन किसने की, एथिक्स कमेटी। नेक्स्ट है दिल्ली का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसमें हमने क्या क्या देखा, दिल्ली का अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल एवरेज से ज्यादा है, यहाँ का सेक्स रेशियो नेशनल एवरेज से कम है, और सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो केरला का है, सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा का है, और अगर यूटीज की बात करें तो सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है, दमन एंड दीव का है। बात समझ में आई आपकी? प्राइवेट बिल की बात करें तो ये गवर्नर को रिमूव करना और अपॉइंट करने में चेंज चाहते हैं, अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, इंडिया का फर्स्ट इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन का एग्जीबिशन इंडिया में चल रहा है, दैट इज रेड फोर्ट। इसके बारे में हमने जाना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।